खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति का मामला हो या गुजरात में इशरत जहान का, सबके पीछे मुस्लिम वोट को रिझाने की राजनीति बूझी जा सकती है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि अगले लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रंग दिखाएगा। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ उसकी विरोधी पार्टियां। नरेंद्र मोदी को आगे करके भाजपा ने हिंदू राष्ट्रवादी का पेतरा चला है। इसका कांग्रेस, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सभी फायदा उठाना चाहेंगे। लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट एक मुश्त गिरते हैं। पार्टियों में सोच है कि हिंदू एकजुट नहीं होते, लेकिन वोट डालते वक्त मुसलमान एकजुट होता है। कांग्रेस में थीसिस है कि मंदिर आंदोलन से अधिक तो हिंदू ध्रुवीकरण होने से रहा। हिंदू बटेगा, इसलिए पहली कोशिश मुस्लिम दिल जीतने की हो। उत्तर प्रदेश और बिहार इस कोशिश के अखाड़े होंगे। तभी अखिलेश सरकार ने उस आईएएस अफसर को निलंबित करने में देरी नहीं की जिसने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरवाने की कार्रवाई की। सवाल है, जब मुस्लिम वोटों के इतने ठेकेदार हैं तो क्या वोट बटेंगे नहीं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में 5 हिंदुस्तानी जवानों के मारे जाने के वाकये के बाद भी पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ मनमोहन सिंह की मुलाकात हो गई। अगले महीने के आखिरी हफ्ते में दोनों वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के सालाना इजलास के लिए न्यूयॉर्क में होंगे। वहीं दोनों की मुलाकात होगी और इंतहा पसंदी समेत तमाम दो तरफा मसाइल पर बातचीत होगी। हाँ, उससे पहले ये हो सकता है कि पानी और बहरी बेड़े के मसले पर होने वाली बातचीत कुछ मुलतवी हो जाए। अगस्त में ये बातचीत करने की तजवीज पाकिस्तान की जानिब से आई थी। इसके 2 दौर हो चुके हैं और हिंदुस्तानी फौजियों का सर काटे जाने के वाक़े के बाद तीसरा दौरा अटक गया था। बहरहाल हुकूमत हिंद खासकर वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात मुलतवी करने के हक में नहीं है। उनके लिए ये आखिरी मौका हो सकता है। तभी हिंदुस्तानी फौजियों पर हुए हमले को इंतहा पसंदाना हमला करार दिया गया है। वजीर दिफा एंटनी को इसकी पूरी इत्तला सुबह मिल गई थी और उन्होंने वजीर आजम और सोनिया गांधी दोनों को इसकी बाज़ाब्ता जानकारी दे दी थी, लेकिन एंटनी ने इस पर दोपहर के बाद बयान दिया। इसका मतलब है कि बहुत गौर खौस के बाद इंतहा पसंदाना हमले का बयान दिया गया है। हालांकि हुकूमत का सुर अब बदला हुआ है और वजीर दिफा ने वजाहत भी की है। हुकूमत की लाइन तय है और तभी अपोजिशन को समझाने के लिए मनमोहन सिंह ने बीजेपी लीजान को मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ताहम बीजेपी का भी एजेंडा तय है, पाकिस्तान पर उसका हमला जारी रहेगा। हरियाणा के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बगावत के आसार दिख रहे हैं। हुड्डा के 8.5 साल के दौरे इख्तिदार में पहली बार इतने लोग एक साथ उनके खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं। अब तक राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट चौधरी वीरेंद्र सिंह खुलकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे और पर्दे के पीछे से कुमारी शैलजा की सरगर्मी बताई जा रही थी। लेकिन अब बाकी असेंबली अरकान मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद बढ़ गई है। वीरेंद्र सिंह ने खुलकर अपने को वजीर आला का दावेदार बताना शुरू कर दिया है। अगर 20 अगस्त की जींद में बुलाई गई उनकी रैली में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी शिरकत करती हैं तो हुड्डा की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। गुड़गांव के रुकने पार्लियामेंट राव इंद्रजीत सिंह ने एक अलग तंजीम हरियाणा इंसाफ मंच बनाकर हुड्डा की मुखालफत की है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
उनके बीजेपी के टिकट पर गुड़गांव से इलेक्शन लड़ने पर बहस छिड़ी है। ऐसे ही कांग्रेस के रुकने असेंबली धर्मवीर भी हुड्डा की मुखालफत कर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट ईश्वर सिंह ने हुड्डा की मुखालफत करते हुए कहा है कि हरियाणा उनकी जागीर नहीं है, जबकि कांग्रेस के एक रुकने असेंबली बलबीर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। आजाद असेंबली अरकान के रहमो करम पर टिकी हरियाणा हुकूमत से कांग्रेस असेंबली अरकान का इस्तीफा भारी पड़ सकता है। जजों की तकर्रुरी में हुकूमत जजों के किरदार को कम करने जा रही है। अदलिया इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल जाती है तो जजेस की जवाबदेही तय होगी और साथ ही साथ जजों की तकर्रुरी का अख्तियार अदालत उस्मा की कॉलेजियम से छिन जाएगा। कॉलेजियम के बजाय अदालती तकर्रुरी कमीशन के जरिए जजेस की बहाली की बात पहले से चल रही थी, लेकिन तब इसके लिए जो भी तजावीज पेश की गई थी उन्हें तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब जो तजवीज बनी है उसके मुताबिक 7 रुकनी अदालती बिरादरी से सिर्फ 3 लोग होंगे। इनमें एक चीफ जस्टिस खुद होंगे और बाकी 2 जज उनकी जानिब से तकर्रुर किए जाएंगे। इनके अलावा बाकी या तो रहनुमा होंगे या फिर हुकूमत की जानिब से तकर्रुर किए गए लोग शामिल होंगे। वजीर कानून और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा इस कमेटी के रुकन होंगे। पहले कहा जा रहा था कि कमेटी में 2 माहिर कानून तकर्रुर किए जाएंगे जिनकी सिफारिशात चीफ जस्टिस की जानिब से की जाएंगी, लेकिन अब माहिर कानून की जगह 2 बाबाकार शहरियों को इस कमेटी में रखने की तजवीज रखी गई है। इनकी तकर्रुरी सदर जमहूरिया की जानिब से किए जाने की भी तजवीज है, यानी 3 जजेस होंगे और बाकी 4 लोगों में 2 रहनुमा और 2 हुकूमत की जानिब से तकर्रुर किए गए लोग होंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। वजीर दिफा ए के एंटनी ने अपने बयान पर वजाहत की है, लेकिन हुकूमत ने वाज़ह कर दिया है कि ए के एंटनी माफी नहीं मांगेंगे। एंटनी ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजियों पर हुए हमले पर पार्लियामेंट में दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने उस वक्त दस्तयाब इत्तलात की बुनियाद पर बयान दिया था। इस वजाहत के बाद एंटनी ने वजीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इसके फौरन बाद वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया है वो फौज से मिले सबूत की बुनियाद पर था और इसके लिए माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज हो या उसकी वर्दी में इंतहा पसंद हो, हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही आती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए पाकिस्तानी हमले में 5 जवान जाबहक हो गए थे। एंटनी ने इसे इंतहा पसंदाना हमला करार दिया था, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि एंटनी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने भी एंटनी के बयान का दिफा किया है। हिंदुस्तानी सरहद पर पाकिस्तानी हमले और वजीर दिफा के एंटनी के दिए गए बयान पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी ने वजीर दिफा के एंटनी पर हमला शुरू कर दिया। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज ने कहा कि मुजरिमों को बेकसूर बताया जा रहा है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा रही है। सुषमा स्वराज ने कहा कि एंटनी ने मुल्क को गुमराह करने वाली इत्तलात दी हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने इस मसले पर वजीर आजम से बयान दिए जाने का मुतालबा भी किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने सरहद पर 5 हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वक्त पाकिस्तान से बातचीत करने का नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने वाज़ेह कर दिया है कि दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ही होगी। पार्टी के सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए एंटनी के खिलाफ हतके इज्जत की भी तजवीज पेश की। मंगल को सुबह पुंछ के चकंदाबाग इलाके में 5 हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल के बाद पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के कई सरहदी चौकियों पर हमला हुआ है। फौज के जराये के मुताबिक बारामूला जिला के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से 3 हिंदुस्तानी चौकियों पर जबरदस्त फायरिंग हुई। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने फौज के जराये के हवाले से खबर दी है कि हिंदुस्तान की जवाबी फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फौजी अफसर जख्मी हुए हैं और एक की मुमकिना मौत भी हो चुकी है। इस बीच आज सुबह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी अफसरान की हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी मुहिम के सरबराह अफसरों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के मामले पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज के जरिए 5 हिंदुस्तानी जवानों के कत्ल के मसले पर लोकसभा में चल रहे जबरदस्त हंगामे के बीच आज हुकूमत ने खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल पेश कर दिया। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज ने कहा कि खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल
जरूरी है और इसका बिल भी पास हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सरहद की सलामती भी है। अन्ना डीएमके ने इस बिल की मुखालफत करते हुए इसे खुराक गैर सलामती बिल करार दिया। कांग्रेस को इस बात की फिक्र है कि अन्ना डीएमके बहस के बाद बिल पर वोटिंग का मुतालबा कर सकती है। कांग्रेस ने व्हिप जारी करके अपने मेंबरान पार्लियामेंट से कहा था कि वो बिल पेश किए जाते वक्त ऐवान में मौजूद रहे। गुजरात हुकूमत ने जस्टिस आर मेहता की लोकायुक्त के ओहदे पर तकर्रुरी को रोकने के लिए अदालत उस्मा तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जस्टिस मेहता की तकर्रुरी को अदालत उस्मा से हरी झंडी मिल गई तो उन्होंने लोकायुक्त का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। जस्टिस मेहता ने गवर्नर मोहतरमा कमला को एक खत लिखकर कहा है कि वो लोकायुक्त का ओहदा नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस हुकूमत और जिन अफसरों के कामकाज की उन्हें जांच करनी है वो उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रियासती हुकूमत के लिए गैर मतलूब लोकायुक्त होंगे, इसलिए उन्हें हुकूमत की जानिब से जांच में जरूरी ताउन भी नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि जस्टिस मेहता को गवर्नर ने रियासती हुकूमत की मर्जी के बगैर तकर्रुर कर दिया था। उनकी तकर्रुरी मंसूख कराने के लिए रियासती हुकूमत ने अदालत उस्मा तक का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस मेहता ने यह भी कहा है कि अदालत उस्मा के फैसले के बाद भी लोकायुक्त की तकर्रुरी को नोटिफाई करने में रियासती हुकूमत की जानिब से जो ताखीर हुई है वो हैरान कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने आज अचानक रायबरेली का दौरा किया। वो रायबरेली के एक गांव में गए और उन्होंने वहां रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट पर अमल का जायजा लिया। वजीर आला का दौरा बिल्कुल अचानक हुआ था और अफसरान मुलाजमीन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने 4 दिन पहले वजीर आजम को खत लिखकर IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मुअत्तली के मामले में मुदाखलत करने को कहा था। उसके 4 दिन के बाद अखिलेश का रायबरेली दौरा इस बात का वाज़ेह इशारा है कि समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस सरबराह के इंतखाबी हल्के में उन्हें वॉकओवर नहीं देने वाली है। पहले सपा रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार नहीं देती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उम्मीदवार देने का फैसला किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें।
रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन ने अपना ओहदा संभालते ही जो कुछ कहा है उससे उनकी मंशा साफ जाहिर है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बात पहले वजीर आजम मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं। इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह और वजीर खजाना पी चिदम्बरम की जोड़ी जो कहेगी, सोचेगी और करना चाहेगी वही काम रघुराम राजन करेंगे। ये हुकूमत के लिए बड़ी राहत की बात है। मौजूदा गवर्नर डी सुब्बाराव हुकूमत की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने महंगाई बढ़ने की फिक्र में पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद को रोके रखा और वजीर आजम व वजीर खजाना के बार बार कहने के बावजूद रुपए की गिरती शरह को रोकने के लिए कोई इनकलाबी पहल नहीं की। लेकिन अब उम्मीद है कि शरह तरक्की बढ़ाने के लिए नए गवर्नर शरह सूद में तख्फीफ भी करवाएंगे और रुपए को संभालने की पहल भी करेंगे। अगली क्रेडिट पॉलिसी के सहमाई तजज़िये से पहले उनके पास 1.5 महीने का वक्त है। उत्तर प्रदेश कैडर की मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल और उनके IAS शौहर अभिषेक सिंह अपना कैडर तब्दील करेंगे। गौरतलब है कि अभिषेक उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर हैं, जबकि दुर्गा शक्ति नागपाल पंजाब कैडर की है। अपने शौहर की वजह से दुर्गा कैडर बदलकर उत्तर प्रदेश गई थी। अब पंजाब के वजीर आला सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें वापस अपने होम कैडर में लौटने की तजवीज दी है। अगर दुर्गा चाहे तो वो और उनके शौहर पंजाब कैडर में जा सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दोनों अपनी रियासत तो बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से निकलकर पंजाब जाने के बजाय महाराष्ट्र कैडर में जाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गा की जानिब से चार्जशीट का जवाब मिलने के बाद रियासती हुकूमत उनकी मुअत्तली को मंसूख कर सकती है। उसके बाद वो कैडर बदलवाने की कोशिश करेंगी। संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम वोटों को लेकर सर्वाधिक खींचतान होगी। मुलायम सिंह यादव और सपा मुस्लिम दिल जीतने के लिए कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में होड़ होगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पाकिस्तानी अफवाज ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी सरहद में निस्फ किलोमीटर तक घुसकर 5 हिंदुस्तानी जवानों को हलाक कर दिया। इस पर हुकूमत का रद्द अमल हैरान कर देने वाला है। वजीर दिफा AK एंटनी ने इसे इंतहा पसंदाना हमला करार दिया है। हुकूमत ने एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि इसका बराह रास्त ताल्लुक वजीर आजम मनमोहन सिंह के ट्रैक टू डिप्लोमेसी और तारीख बनाने की उनकी निजी ख्वाहिशात से है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी ने सियासी इशू बना दिया है। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के तई कांग्रेस हुकूमत की नरमी का मतलब वोटों के सेंट्रलाइजेशन की सियासत का है। अगले इलेक्शन में फिरका प्रस्ताना बुनियाद पर सेंट्रलाइजेशन की सियासत का ये सबसे ताज़ा पहलू है। इससे पहले 5 एजेंसियों के जरिए मरकजी हुकूमत ने गुजरात में शाहजहां तसादुम मामले को हवा दी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी और उनके वजीर दाखिला अमित शाह को उलझाने की तैयारी है। अगर इस शाहजहां में न हो तो सोहराबुद्दीन शेख में हो और उसमें भी न हो तो सादिक जमाल इनकाउंटर मामले में हो। किसी न किसी ऐसे तसादुम के मामले में मोदी और अमित शाह को लपेटना है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल गया है। खालिस इंतजामी और बदउनवानी से जुड़े इशू को समाजवादी पार्टी लीडर ने मस्जिद से जोड़ दिया है। इस बात के कई सबूत मिल गए हैं कि गौतम बुद्ध नगर की SDM दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस इलाके के रेत माफिया की नाक में नकेल डाल रखी थी और वो लोग किसी तरह से उन्हें हटवाना चाहते थे। चुनांचा एक मस्जिद की दीवार टूटने और मुबैना तौर पर फिरकावाराना हम आहंगी बिगाड़ने के हवाले से SDM को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके बाद पूरी रियासत में समाजवादी पार्टी लीडर ने यह हवा बनाई कि मुलायम सिंह यादव कैसे किसी मस्जिद का टूटना बर्दाश्त कर सकते हैं। इन तमाम वाकयात से पहले बीजेपी ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को इंतखाबी तशहीर कमेटी का चेयरमैन बनाया और इसी बहाने नीतीश कुमार की पार्टी ने 17 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया। यानी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या जनता दल यू, तमाम ही पार्टियां फिरका प्रस्ताना बुनियाद पर सेंट्रलाइजेशन की सियासत कर रही हैं। बीजेपी की उम्मीद है कि इस बार राम मंदिर से भी ज्यादा ऊंची लहर है। मोदी के नाम पर अक्सरियती हिंदू समाज मुत्तहिद होगा तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर सेकुलर जमात की पार्टियों को लग रहा है कि हिंदू वोट बटेंगे और बीजेपी को हरवाने के लिए मुस्लिम एक मुश्त वोट करेंगे। इसलिए किसी तरह सेंट्रलाइजेशन कराया जाए। उससे पहले इस जमात के लीडर अपने को मुसलमानों का सच्चा मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं। सेंट्रलाइजेशन की सियासत के सबब ही महंगाई जैसे अहम मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली में जहां एक बार फिर
प्याज की कीमतों के इशू पर बीजेपी ने हुकूमत गंवाई थी, वहीं प्याज की कीमत 60 रुपए किलो हो गई है, लेकिन कोई तहरीक नहीं हुई है। गुज़िश्ता 2 महीने में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए लीटर का इजाफा कर दिया है, लेकिन कोई एहतजाज नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से लेकर कोयला व टेलीकॉम घोटाला, महंगाई, पाकिस्तान का हमला, सब रूटीन के इश्यूज बने हैं और पार्टियां सेंट्रलाइजेशन के सहारे अपने कश्ती के पार लग जाने की उम्मीद में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी जानिब बाकी तमाम है। इससे पहले हिंदुस्तान में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मुस्लिम मूड पर चर्चा करेंगे। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से, हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आए। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव की गणित में कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय पार्टियों का भी मुकाबला है। कांग्रेस की लुटिया डूबने या पार होने का दारोमदार मुस्लिम मूड पर निर्भर होगा, तो क्षेत्रीय पार्टियों का रोब भी इसी से बनेगा या बिगड़ेगा। सवाल है, भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए मुसलमान कितना एकजुट होंगे? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, पिछले दिनों जो जन सर्वेक्षण आए उसमें मुस्लिम राजनीति में ध्रुवीकरण के कुछ संकेत मिले और खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति के चलते मुस्लिम राजनीति में ध्रुवीकरण होने के जो संकेत है, क्या लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? जमीनी हकीकत क्या लगती है? तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स सब देख रहे हैं। मैं नहीं मानती हूँ ये सर्वे इतने सही होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी पॉलिटिशियन स्टंट कर रहे हैं, पब्लिक देख रही है। मुस्लिम मतदार चुप है पर देख रहा है आंखें खुली रख के। और मुझे लग रहा है कि 80, जैसे आप सब जानते हैं कि 80 सीट जो उत्तर प्रदेश की है उसमें से 21 सीट पे उनका
बहुत हावी है। और मुझे लग रहा है कि उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने से मुस्लिम मतदार सोचेगा कि इसको जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सके उसको वो जरूर लाएंगे, लेकिन उसमें उनकी दिक्कत ये है कि कांग्रेस जो सेक्युलर पॉलिटिक्स काफी सही ढंग से खेल रही है, जिसको भी जो सेक्युलर पॉलिटिक्स कहा जाता है, तो लेकिन उसके कैंडिडेट अच्छे नहीं है उत्तर प्रदेश में ज्यादातर। अभी जो सीटिंग एमएलए एमपी है उसमें भी आधे से ज्यादा हार सकते हैं। तो उस हालत में फिर वो एसपी के तरफ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी जो मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा था वो कुछ कर नहीं रही है, ना उर्दू एकेडमी बना रही है, ना रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ना जो कानूनन उनको मदद कर रही थी। ये तो मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे अमित शाह अपना काम उत्तर प्रदेश में ज्यादा कर रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री अपनी एक कांग्रेस बिछा रहे हैं, एक जाल की उनके कार्यकरों की एक जाल खड़ी कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो पार्टी तीन पार्टी बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में चुनाव के एक 3-4 हफ्ते तक पहले तक जो एक मुस्लिम से ताल्लुकात बना सकेंगे, मैं नहीं मानती हूँ ये इलेक्शन में मुस्लिम या हिंदू या जनरली कोई भी वोट बुद्धि से पड़ेगा, वो भावना में बैठ के वोट करे। लेकिन कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कई सर्वे में बकायदा और लोगों में इंटरव्यू भी देके कहा कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को या क्षेत्रीय नेताओं को ज्यादा महत्व देंगे बनस्पत कांग्रेस में। ट्रेन जो रुझान है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ, भले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू या मुलायम सिंह, कांग्रेस को नहीं। ये इसकी क्या संभावना, और इससे क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? नहीं, ये ना प्रेडिक्टेबल थिंकिंग है, पर मैं मानती हूँ ऐसा, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बीजेपी का प्लान, मोदी खुद अपने डेवलपमेंट के प्लान से आ रहा है या हिंदुत्व या उसका मिश्रण क्या ला रहा है हमें नहीं पता है। दूसरी बाजू कांग्रेस भी, आप भूलिए मत, कांग्रेस भी बहुत होशियार पार्टी और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से ले रही है और मुस्लिम अपीजमेंट पे जा रही है, हमें नहीं पता है। अभी सब धीरे धीरे खुल रहे हैं पत्ते। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी इतनी हद तक बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी की शाख इतनी अच्छी नहीं है, तो कंफ्यूजन है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन अगर सेफ इतना ही कहा जा सकता है कि लग रहा है कि इस इलेक्शन में जिसको मुस्लिम वोट्स चाहिए उन्हें अपना कैंडिडेट सचमुच बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए सपा ने और कांग्रेस ने सबने मुस्लिम वोट 2-2, 3-3 खड़े हुए, उस स्थिति में पूरी जमात किस तरह का फैसला करेगी? क्या ये नरेंद्र मोदी के चलते हुए क्षेत्रीय, मतलब वो एक मुश्त वोट होगा या क्या, किस तरह का ये वोट बटेंगे? मैं वही कह रही हूँ कि भावना पे वोट होगा जो, और उसमें समाजवादी पार्टी आगे है, अभी आगे है, जरूर आगे है। उसके 2 कारण है। समाजवादी पार्टी के लीडर्स जो मुस्लिम और जो वहाँ के गाँव और कस्बों की जो भाषा है वो बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को जितने भी 50 से 100 जो उसकी पार्टी के मुस्लिम नेता नाम याद है, और कांग्रेस में किसी को पता नहीं है पूरे नाम। नहीं, तो उस पे फिर वापस ये कि मुस्लिम वोट जो है या रुझान जो है आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों को, भले ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह हो, क्षेत्रीय पार्टी की तरफ जाते हो। नहीं, अगेन मैं बिहार का भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं, बिहार में लालू यादव या नीतीश कुमार दोनों में कोई होगा, ये हो सकता है। पर मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमें देखना है ना कि कांग्रेस भी भावना का मुद्दा खड़ा करेगी। और देखो, मतलब कांग्रेस, मतलब आपका मानना है कि क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस भी ध्रुवीकरण करवाना चाहेगी जैसे बीजेपी चाह रही है, और होगा वो राजनीति होगी। देखो, बीजेपी की राजनीति एक शब्द, एक लाइन में ये है आज कि जितना ध्रुवीकरण मुसलमान वोटर्स का होगा, समझो 6 से 7% स्विंग है, तो उनको 2 या 3% हिंदू स्विंग, हिंदू वोटर्स का लाना है। और अगर मुसलमान नेता और उसके जो वोटर्स का मैनेजमेंट करने वाले देखेंगे ये, तो ये हो सकता है कि मुस्लिम्स कुछ नया सोचे, ये भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुस्लिम्स अभी हम जितने भी लोगों को फोन करके पूछते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं, हमें लग रहा है कि मुस्लिम्स देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी मैनिफेस्टो का पालन नहीं हुआ है, सरकार की शाख गिर रही है, फिर भी एसपी की हालत
तो भी उससे बेहतर है, फिर भी अभी बेहतर है। पर आपका ये नहीं मानना कि अकेले नरेंद्र मोदी के आने से एक तरह से मुस्लिम राजनीति में ध्रुवीकरण या एक वो हो गया कि नहीं हमें इस तरह का फैसला, अभी वो नहीं स्थिति। नहीं, देखिए आप अब सबसे बड़ा मुद्दा जब मुस्लिम वोटर्स की बात करते तो क्या है, सिक्योरिटी का, उनको असलामती। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वैसे मैं खुद भी ऐसा नहीं सोच रही हूँ आज के दिन, पर एक सवाल मैं आपको कर रही हूँ, ये नहीं हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो उर्दू में अभी ट्विटर भी करने लगे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है? आप ये मान रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ही वोट दे? नहीं, कभी नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। पर अगर सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी की, असलामती की फीलिंग कम हो तो कम वोटिंग भी तो हो सकता है ना जी। मतलब ये कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी बाजी खुली है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो भावना का मुद्दा है, और जो इस भावना को, असलामती की भावना को कम करे या सलामती की भावना ज्यादा बढ़ा सके, उस पार्टी को मुस्लिम वोट देंगे। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।